हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने टोटल 5 डेज जो हैं, 5 दिन हो गए लगातार हम लोग इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करो और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है BSDA स्टैंड्स फॉर, दैट इज बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है बेसिक सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट, बॉम्बे सॉफ्ट ड्रिंक्स एसोसिएशन, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेसिक सिक्योरिटीज नहीं है, बेसिक सर्विसेज है, ये याद रखना। अब ये देखो, ये कितने कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस हैं, फर्स्ट और सी, तो याद रखना हमें, दैट इज बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट जो है नॉर्मल डीमैट अकाउंट से अलग क्यों है? नॉर्मल डीमैट अकाउंट वो होता है जहां पे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं ना, रेगुलरली ट्रेड करते रहते हैं, जिनके पोर्टफोलियो साइजेस बहुत बड़े हैं, जिनके पास एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं, या ज्यादा मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं, या जहां पे ज्यादा लगते हैं। नॉर्मल डीमैट अकाउंट्स पे ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं, दैट इज नॉर्मल डीमैट अकाउंट। बेसिक सर्विसेज में क्या रहता है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली नहीं भी डील करते हो तो आप उसके लिए जो डीमैट अकाउंट रखते हो, दैट इज बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। स्मॉल पोर्टफोलियो साइज रहता है, एक ही BSD अकाउंट होता है, दैट इज BSD यानी बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। और 50,000 तक का अगर आपका पोर्टफोलियो रहेगा तो कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते, बट अगर आपका 2 लाख तक का है तो फिर आपको 100 रुपए के करीब के चार्जेस पड़ते हैं। दैट दिस वन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने दोनों कंपैरिजन में पढ़ लिया ना, तो हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज बेसिक सर्विस डीमैट। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया? सिबिल, इकरा, फिच या निकरा। इसमें जो सिबिल है ना वो इंडिया बेस्ड है, इकरा इंडिया बेस्ड है, और निकरा इंडिया बेस्ड है, बट फिच जो है दैट इज फ्रॉम यूके, तो यूएसए, सॉरी यूएसए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब अगर हम सिबिल की बात करें ना, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये कब बनाई गई थी? 2000 में बनाई थी। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं दैट इज इन मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर्स है। अगर हम इकरा की बात करें तो दैट इज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दिस वन इज इकरा। इकरा का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं आई स्टैंड्स फॉर, यहाँ फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो हमें आती होनी चाहिए। ये बना था 16 जनवरी 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, और इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स है, फाउंडेड भी ये इंडिया में ही है। अब ओनिक्रा की अगर हम बात करें ना, तो ओनिक्रा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओनिडा इंडिविजुअल, इंडिया इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ऐसी चीजें जो है ना, वो लेक्चर पढ़ते पढ़ते, लेक्चर सुनते सुनते जो है वो साथ साथ अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया करो, साथ ही रिवाइज कर लिया करो। ओनिक्रा मींस, ओनिक्रा स्टैंड्स फॉर ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। 27 अक्टूबर 1993 को बना है। ये भी इंडिया बेस्ड कंपनी है। बट फिच जो है ना वो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये 24 दिसंबर 1913 को बनी थी, 24 दिसंबर 1913 को। सिबिल जो है वो 2000 में बनी है। सबसे पहले बनी है इकरा। इकरा 16 जन 1991 में, मैं ऑप्शंस में से बता रही हूँ। और इकरा 1993 में बनी है, 2000 में सिबिल बनी है। फिच जो है वो न्यूयॉर्क बेस्ड है, 24 दिसंबर 1913 को बनी थी। अमेरिकन रेटिंग एजेंसी को बोला जाता है। Next one is which of the following types of accounts are insured by DICGC? DICGC का सबसे पहली बात तो है कि DICGC होता क्या है, ठीक है, या DICGC का फुल फॉर्म क्या है? ये RBI के अंडर आता है, ये तो आप सबको पता होगा कि RBI का पार्ट है, दैट इज DICGC। अब RBI के अंडर सब्सिडरी काइंड ऑफ इसको माना जाता है। ये क्या करता है कि इंश्योर करता है डिपॉजिट्स को, इट इंश्योर्स द डिपॉजिट्स। DICGC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पूछा जा सकता है DICGC कब स्टैब्लिश हुआ था? 15 जुलाई 1978 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है जी, सॉरी मुंबई में है। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, वेरी सॉरी। एंड 1961 एक्ट भी है इसका, एक मुंबई महाराष्ट्र DICGC एक्ट 1961। अब ये देखना, DICGC इंश्योर्स ऑल डिपॉजिट्स, सारे डिपॉजिट्स को इंश्योर करता है, सच एज सेविंग, फिक्स्ड अकाउंट,
recurring deposits except the following types of accounts, very very important. ये RBI.org मेन वेबसाइट इसका सोर्स है। कौन से डिपॉजिट्स को नहीं इंश्योर करता है? डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, तो ये कैंसिल हो गया। डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये भी कैंसिल हो गया। इंटर बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योर नहीं करता। स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के डिपॉजिट्स को इंश्योर नहीं करता। डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड व्हिच हैज बीन स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड, तो फिर ये सिर्फ रेकरिंग डिपॉजिट को इंश्योर करते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर इंश्योर्ड? दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। DICGC कब बनाया गया था? ये याद रखना 15 जुलाई 1978 को। इसका एक्ट क्या है? 1961। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? मुंबई में। फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और ये आरबीआई के अंडर ही आता है। नेक्स्ट इज हवाला। हवाला किसको कहा जाता है? हवाला जो है वो एक तरह का ना इनफॉर्मल सा वे है। किस चीज के लिए इनफॉर्मल सा वे है? ट्रांजेक्शन करने का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हवलदार पार्टीज को हवलदार बोला जाता है। जैसे एक नेशनैलिटी का पर्सन जो है वो दूसरे नेशनैलिटी के, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है इसमें। इसमें ये करते हैं कि एक दूसरे से मिल के ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है, ताकि बैंक के थ्रू वाइट में जो है वो ट्रांजेक्शन ना हो। तो हवाला जो है इट इज अ काइंड ऑफ पार्शियल रेमिटेंस या पैरेलल रेमिटेंस या फिर अल्टरनेटिव रेमिटेंस है। दिस कैन बी मिसलीडिंग लेवल सिंस इट इज द ऑफन इन द वायबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म। अरेबिक लैंग्वेज में अगर इसका देखा जाए तो इट मींस हवाला मींस ट्रांसफर। इसमें ये होता है कि इनफॉर्मल एक्सचेंज मॉनेटरी सिस्टम है, जहां पे इंसान इंसान से मिलता है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलकर उसको कैश पेमेंट करता है। तो दैट इज फॉरेन में, मतलब फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बट इसका कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें मिल के पेमेंट की जाती है, कैश पेमेंट की जाती है, ताकि उसका कोई रिकॉर्ड ना रहे। तो हवाला को एक तरह से इलीगल ट्रांजेक्शन भी माना जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next is according to 2011 census, number of female per female member is per thousand male number is sorry number of female per thousand male number is ये कितना है? 940 के आसपास था उस टाइम पे। ये रहा। जैसे सेंसस 2011 की अगर हम बात करें ना, तो हमारा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 121.10 बिलियन के आसपास आ गया था। यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की अगर सबकी इन कंट्रीज की पॉपुलेशन को हम लोग मर्ज कर देना तो उसके बराबर हम लोग थे। 1872 में हमारा पहला सेंसस किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में जो हुआ वो 15 सेंसस था। अभी तक कोविड की वजह से सेंसस हुआ नहीं। तो 2001 से लेके 2011 तक का ऐसा फर्स्ट डिकेड था, with the exception of 1911 1921 which has added lesser population compared to the previous decade। मतलब 1991 1992 में, 1991 और 1992 में, और 2001 और 2011 में दो ऐसे टाइम पीरियड्स हैं जहां पे प्रीवियस ईयर से कम पॉपुलेशन काउंट हुई थी। मतलब काउंट नहीं हुई थी कम, उतनी ही कम थी। तो दो ही ऐसे साल है, 1991 का 1911 1921 का सेशन और 2001 से 2011 का सेशन, जब पॉपुलेशन प्रीवियस से कम है। अदरवाइज हर बार इंक्रीज ही इनका देखा गया। तो हमारा जो 2001 में था तब सेक्स रेशियो था 933, 2011 में हमारा सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ, दैट वाज 940। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब सेंसस करता कौन है? ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन, यूनियन ऑफ होम मिनिस्टर, होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर जो है वो इसको कवर किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसमें रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हेड रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी कंट्री में सेंसस को ऑर्गेनाइज करवाना है। नेक्स्ट इज व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस? यूनियन टेरिटरी की बात की है उसने, स्टेट की बात नहीं की है। हाईएस्ट पॉपुलेशन थी दिल्ली में, लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी था लक्षद्वीप। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी उत्तर प्रदेश में, सबसे कम पॉपुलेशन थी सिक्किम स्टेट में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडियन पॉपुलेशन इज, इंडिया की पॉपुलेशन जो है 121.01 करोड़ काउंट की गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नरसिम्हम कमेटी का नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। राउंड 1 राउंड 2 ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड कमेटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी पेपर के लिए। इंडियन इकोनॉमी में नरसिम्हम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग रिफॉर्म्स में। अगर आप बैंकिंग का एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे वो आप आरबीआई का पेपर दे रहे हो, चाहे आप एसबीआई का पेपर दे रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस का पेपर दे रहे हो, तो बैंकिंग में आरआरबीज में नरसिम्हम कमेटी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली नरसिम्हम कमेटी जो है वो मिस्टर मनमोहन सिंह जी ने
जो है वो सेटअप करी थी 14 अगस्त 1991 को। मिस्टर एम नरसिम्हम इसके चेयरमैन थे, उन्हीं के नाम पे ये कमेटी है, 9 मेंबर्स थे टोटल उसमें। इसकी रिकमेंडेशंस ये थी 17 दिसंबर 1991 को रिपोर्ट सबमिट करी इन्होंने, ये कहा बैंक की स्ट्रक्चरिंग करो, ऑर्गेनाइजेशन ठीक करो, फंक्शंस के रिगार्डिंग और प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग इनका रिकमेंडेशंस था। 1998 में इनकी सेकंड रिपोर्ट आई थी, ये भी चिदम्बरम जी ने एक कमेटी सेटअप करा था 1997 में। पहला मनमोहन सिंह जी ने करा था, दूसरा पी चिदम्बरम ने करा था। दोनों बार चेयरमैन जो थे वो नरसिम्हम थे। पहली बार उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी वो 1991 17 दिसंबर में करी, अब करी थी उन्होंने अप्रैल 1998 में। इसको कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कहा जाता है। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे, दैट वाज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, साइज ऑफ बैंक्स एंड रिव्यू प्रोग्रेस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इवैल्यूएशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये पंचायत लेवल के ऊपर एम्पावरमेंट को डिस्कस करता है। किसको बात करता है? सरकार का मूल्यांकन सूचकांक किस पर लोगों को सामाजिक सशक्तिकरण को मापेगा, किस पर मापेगा? पंचायत लेवल के ऊपर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर KVIC। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब इसकी स्थापना की गई थी? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एक्ट पार्लियामेंट में 1956 में पास किया गया था। 1956 में अमेंडमेंट हुई है उसके 1987 में और 2006 में भी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन कमीशन। अप्रैल 1957 में इट टुक ओवर द वर्क ऑफ द फार्मर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। और इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, सेफेबल आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंस जो है वो खादी इंडस्ट्रीज को बनाना है। किस प्लान में इसको हमने लॉन्च करा था? इसको हमने करा था थर्ड प्लान में। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड प्लान। अब थर्ड प्लान कब आया था? पहला प्लान हैरोडोमा मॉडल पे बेस्ड था 1951 टू 1956। सेकंड प्लान हमारा 1956 से 1961 तक चला, पीसी मालन ऑफिस मॉडल पे बेस्ड था। और उसके बाद में हमारा चला 1961 टू 1966। फिर उसके बाद में आया 1966। उसके बाद में क्या आया? 3 एनुअल ईयर प्लान, जिनको प्लान हॉलिडे भी बोला जाता है क्योंकि इस टाइम वॉर आ गई थी। As per census 2011, which of the following has the highest density of population? Population density को काउंट किस तरह से किया जाता है? नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय लैंड एरिया। दिल्ली में सबसे ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा, लैंड एरिया से डिवाइड करो ना तो पता लगता है कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द स्लोगन गरीबी हटाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर्स में कवर किया जाता है। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ जो है वो लॉन्च किया था 5th 5 ईयर प्लान के दौरान। 5th 5 ईयर प्लान कब आया था? 1974 से 1979 में। गरीबी हटाओ स्लोगन पॉवर्टी एलिवेशन स्लोगन माना जाता है। अब ये देखो इंदिरा गांधी जी, वी वांट टू फाइट एंड एलिमिनेट द पॉवर्टी इन आवर कंट्री प्रिवेलिंग सिंस द टाइम मेमोरियल। पता ही नहीं है कितना वक्त से गरीबी हमारे देश में चल रही है, हम उसको हटाना चाहते हैं। ऐसा स्लोगन दिया गया था 1974 से 1979 का टाइम पीरियड है 5th 5 ईयर प्लान। Next is Indian financial sector is made up of both organized as well as unorganized. Definitely जैसे पहले मारवाड़ीज होते थे, महाजन होते थे, ये सब होते थे जो मनी लेंडर्स होते थे, मतलब ऐसे मनी लेंडर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड, जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कवर नहीं किए जाते, अनऑर्गेनाइज्ड को माना जाता, कोई रूल्स रेगुलेशन उन पे नहीं लगते और यूजुअली ये जो है ना हेफ्टी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो भारतीय वित्तीय क्षेत्र संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों से मिलकर बना है। कौन सा असंगठित क्षेत्र है? ऑर्गेनाइज्ड में रेगुलेटर्स आते हैं, एनबीएफसीज आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती है, फाइनेंशियल मार्केट्स आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में मनी लेंडर्स और इंडिजीनियस बैंकर्स आते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एज पर द सेंसस 2011 लोएस्ट लिटरेसी कहां पे थी? बिहार में थी। सबसे ज्यादा कम लिटरेसी कहां पे थी? बिहार में। 2011 के हिसाब से अब ये देखो टॉप 5 स्टेट्स की अगर बात की जाए तो केरला सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और बॉटम 5 स्टेट्स या यूटीज की बात की जाए तो बिहार सबसे बॉटम में आता है। ठीक है, सबसे कम में आता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ लिमिटेड कंपनी? ये प्राइवेट भी हो सकती है, ये पब्लिक भी हो सकती है। पब्लिक अगर होगी ना तो उसके नाम के आगे आपको एलटीडी देखने को मिलेगा। प्राइवेट लिमिटेड होगी तो आपको पीवीटी एलटीडी डॉट ये प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेगा। ये लिमिटेड वर्ड जो है ना, ये किसके लिए? लिमिटेड वर्ड लायबिलिटी को शो करता है। लिमिटेड वर्ड शोज द लायबिलिटी, मतलब आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा। जितने आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे,
अगर आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करना है तो लिमिटेड लायबिलिटी है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में या सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, सारी लायबिलिटी तुम्हारी है, तुमने जितना लोन लिया अपना, चाहे घर बार बेचना पड़े, प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, आपको सारे लोन्स वापस करने पड़ते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जो होती है, लिमिटेड वर्ड डिनोट्स द लायबिलिटी एंड कंपनी मींस एक्सेप्ट जो कंटिन्यू रहता है। कंपनी को ऐसा इस तरह से माना जाता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन रहता है, लीगल कॉर्पोरेशन रहता है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स लगते हैं, पुराना एक्ट था 1956। इसमें कहा जाता है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, लोग आते जाते रहेंगे, मतलब कभी कोई मेंबर बनेगा कभी कोई मेंबर बनेगा, बट कंपनीज कंपनीज एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका मेंबर्स कंपनी गोज ऑन। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि पर्सन आया, हाँ ठीक है, पार्ट बना कंपनी का, उसके बाद में अगर उसकी डेथ भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, एनी में साथ हो जाती है, तो वो चले जाता है, उसकी जगह कोई और आ जाता है। सो लिमिटेड कंपनी किस कंपनी को कहा जाता है? इन विच शेयर होल्डर पोसेसेस द ओनरशिप लिमिटेड टू देयर पेड अप कैपिटल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। Which is the true for फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन अभी कौन सा चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। फाइनेंस कमीशन 1951 में बनाया गया था। आर्टिकल इसके लिए है 280। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें ये है कि सेंटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का आपस में क्या फाइनेंस रिलेशन रहेगा, दैट वाज कवर्ड अंडर फाइनेंस कमीशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 280 and DC Rangarajan committee is the chairman of 12th finance commission. Very right answer is option number D. Planned expenditure, दो तरह के खर्चे होते हैं, कहता प्लान एक होता है नॉन प्लान। अब अचानक से अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए और हमें वहां पे एक्सपेंसेस करने पड़े, ऑब्वियस उस एरिया को रेनोवेट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए हमें करना पड़ेगा खर्चा, दैट वाज नॉन प्लान। प्लान होता है जो पहले ही सोच समझ के अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग पॉलिसीज के अंदर अलॉट कर दिया जाए। तो एड फ्रॉम इंडियन क्लब, IMF या OBCD या OECD कंट्रीज, ये प्लान नहीं होता, इंटरनल डिपार्टमेंटल या अदर रिसोर्सेज ही इसको प्लान करते हैं। सो ये वो प्रोग्राम है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो पहले ही पता होता है कि हमने इस प्रोग्राम के ऊपर करना। नेक्स्ट इज एज पर द प्रोविजनल सेंसस 2011 स्टैटिस्टिक्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो पहले तो पता होना चाहिए किस तरह से कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ मेल बर्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल बर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 100। इनफैंट मोर्टेलिटी 1000 के पीछे होता है और चाइल्ड सेक्स रेशियो 100 के पीछे होता है। और ये कितना था? 0 to 6 ईयर्स के बच्चे इसमें काउंट होते हैं। 0 to 6 ईयर्स, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ सकता है कि 0 to 6 ईयर्स में क्या एज ग्रुप रहता है, तो 0 to 6 रहता है, 914 था। नेशनल रिन्यूएबल फंड, नेशनल रिन्यूएबल फंड 1992 में बनाया गया, फरवरी 1992 में। ये क्यों बनाया गया? इसमें इसलिए था कि 10 साल के लिए इसका टाइम पीरियड है और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इसमें प्रोवाइड की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ताकि राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि का गठन जो है वो इसलिए किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इनको, मतलब 10 साल के लिए इनको ऐसी क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके। और ये बिजनेस कौन सा? स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, मैंने आपको MSME के बारे में भी बता दिया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में। मेगा फूड पार्क स्कीम, मेगा फूड पार्क स्कीम की अगर बात है ना, ये फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए बनाई गई है मेगा फूड पार्क स्कीम। It is initiated by the government of India. क्यों बनाई गई? To ensure the better price of products to the farmers, to increase the productivity of agriculture crops, to control the food prices, या none of the above. The right answer is option number A. To ensure the better prices of products to the farmers. याद रखने वाली चीज है, क्लस्टर अप्रोच पे बेस्ड है। इसके लिए मॉडल जो यूज किया जाता है दैट इज फार्म टू मार्केट। अब देखो क्लस्टर अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। ये एरियाज सिमिलर फार्मर्स हो गए, फैक्टरीज हो गए, ट्रेडर्स हो गए, उनको मिला के क्लस्टर यानी कि उनका ग्रुप बना दिया जाता है। सप्लाई चेन है इस फार्म टू मार्केट, मतलब आप अपने जहां पे भी चीजें उगाते हो, मतलब जो फार्म्स है, फार्म से लेके वो चीज मार्केट तक पहुंचाना और अच्छा रेट वहां पे मिले। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स इसमें बनाए गए हैं। हब एंड स्पोक मॉडल इसमें यूज किया गया है। हब एंड स्पोक मॉडल का मैं डायग्राम आपको बता देती हूँ। दिस वन इज नोन एज हब, इस तरह से स्पोक होता है। ठीक है, ये पार्ट्स रहते हैं, ये मतलब आप ये कह लो ये फार्म्स है, दिस इज द मार्केट। ठीक है, तो कलेक्शन सेंटर्स इसके लिए बनाए गए हैं। तो ये डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट रखता है फार्मर्स के साथ। सो ये हमारा था आज का डे 6। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपकी अच्छी तैयारी हो रही हो, इंडियन इकोनॉमी पूरा हम लोग अच्छे तरह से कवर कर रहे हैं, साथ में हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखते हैं जो भी क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। लिंक में डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लिंक टेलीग्राम चैनल का, वहां पे क्विज़ेस शेयर किए जाते हैं, तो डू ज्वाइन दैट चैनल आल्सो। थैंक यू सो मच।